Now सबसे पहली चीज, if a particle is moving in circular motion, if a particle is moving in circular motion like this, then it is starting from one position and moving like this. ठीक है, ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर आदमी या इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो पाथ है वो कैसा दिख रहा है कि सर्कल जैसा, तभी अपन इस मोशन को कैसा बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इस सर्कुलर मोशन के अंदर दो तरीके के एक्सेलरेशंस इन्वॉल्व होते हैं। हमने बात की थी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच आर इन्वॉल्वड इन सर्कुलर मोशन। द नंबर वन एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल नाम से पता चल रहा है, सेंट्री मतलब टुवर्ड्स, सेंटर, पिटल मतलब सेंटर से। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अगर पार्टिकल यहां पर प्रेजेंट है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, नीचे वर्टिकली डाउन। ठीक है, अगर पार्टिकल कुछ देर बाद यहां पर पहुंच जाए तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां रहेगा, अगर पार्टिकल यहां पर पहुंच जाए तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां लगेगा, लाइक दिस। अगर पार्टिकल यहां पर पहुंच जाए तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां लगेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच इज ऑलवेज एक्टिंग, व्हिच इज So, for a particle to be in circular motion, there are two types of accelerations. Number one is centripetal acceleration, which is always acting towards the center. कोई अपन से पूछे एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन को क्यों एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, कोई अपन से पूछे कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन को क्यों एग्जीक्यूट करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है एक पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में लाने के लिए, तो हमारा आंसर हमेशा और हमेशा क्या होगा, दैट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टिकल टू एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो जब तक सर्कुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है तब तक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रहेगा। सो दिस इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलिए एक अपन ने और एक्सेलरेशन की बात की थी विच इज नोन एज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको कल की क्लास में अपन ने a इज इक्वल टू अल्फा आर बोला था। सही है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या है, इसकी दोबारा फील ले लो क्या होता है। भाई एक आदमी है जो कि सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो हम जानते हैं जब जब वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेगा उस पे एक एक्सेलरेशन लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल। मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी शुरुआत में थी 5 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर बाद देखा तो उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 7 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज हैपनिंग, द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो यहां पर ऑब्वियसली एक ना एक एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगा, एंड दैट पर्टिकुलर एक्सेलरेशन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब फील लेने की कोशिश करो, दोनों एक्सेलरेशन क्या है, एक एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में पार्टिकल को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करवाने में रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करवाने के लिए। अब मान लीजिए कि एक आदमी है जो कि सर्कुलर मोशन में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है लाइक दिस, गौर फरमाइएगा, एक आदमी सर्कुलर मोशन में इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं करता। मान लो 5 मीटर पर सेकंड है तो वो 5 मीटर पर सेकंड ही रहता है। तो क्या यहां पर कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा? माय आंसर विल बी देयर विल बी नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। हमसे कोई पूछे कि चलो ठीक है सर यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, क्या इस पे नेट एक्सेलरेशन भी 0 है? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में है तो एक एक्सेलरेशन तो टुवर्ड्स द सेंटर लग ही रहा होगा ना। कौन सा एक्सेलरेशन होगा? एक सेंट्रीपिटल। सो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिखे तो हमें याद रखना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो एक्ट करेगा ही करेगा। अगर मान लो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहे तो सेंट्रीपिटल तो एक्ट करता ही है, साथ ही साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी एक्ट करता है। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? A इज इक्वल टू अल्फा आर। ये चीज सबको क्लियर होनी बहुत जरूरी है। बच्चों को एंड तक कंफ्यूजन होता है कि सर व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, होता क्या है टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल? तो सेंट्रीपिटल पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में रखेगा, टेंजेंशियल पार्टिकल की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0. That means in this particular case there is only one acceleration, that is centripetal. But here there are
two types of acceleration. One is tangential, one is centripetal, and both are having 90 डिग्री विद ईच अदर. ठीक है, सेंट्रीपिटल है तो रेडियस के अलॉन्ग लगेगा, टेंजेंट से रेडियस कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल. तो यहां पर जो नेट एक्सेलरेशन है, दैट नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर. ये निकाल सकते हैं रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. थीटा की वैल्यू 90 पुट करी तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से नेट एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है. सवाल आता है दिमाग में कि सर क्या दोनों ही एक्सेलरेटेड मोशंस हैं क्या? मैं बोलूंगा दोनों ही एक्सेलरेटेड हैं, क्योंकि यहां पर भी एक्सेलरेशन नेट प्रेजेंट है ये वाला, और यहां पर भी नेट एक्सेलरेशन प्रेजेंट है. कितना? तो नेट एक्सेलरेशन यहां पर सिर्फ AC के बराबर ही है. यहां पर हमने नेट इन दोनों को क्यों कंसीडर किया? क्योंकि यहां दोनों एक्ट कर रहे थे. यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सेंट्रीपिटल ही एक्ट करता है, इसलिए नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल के बराबर हो जाता है. बोथ आर एक्सेलरेटेड मोशन, तो बोथ आर एक्सेलरेटेड. नाउ माय क्वेश्चन इज वेदर दे बोथ आर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, इसके बारे में अब अपन बात करते हैं. ध्यान से देखिए. यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू चेंज ना करे. नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब होता है एक्सेलरेशन खुद भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब है एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज ना करे, और एक्सेलरेशन अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है. वी नो दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. ये हम फॉर्मूला सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं. हम जानते हैं कि जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है उसका स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय रेडियस कर दो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा. ठीक है, देखने में तो ये कांस्टेंट लगता है, तो हम भी क्या बोल देते हैं गलती से कि सर ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, जो कि हमारा आंसर गलत है. क्यों गलत है? बिकॉज एक्सेलरेशन की शुरुआत में डायरेक्शन देखी तो कहां लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड. थोड़ी देर बाद जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हुई कि नहीं हुई? अब ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है. फिर थोड़ी देर बाद जब ये यहां पहुंचा तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट पॉइंट कर रहा है. थोड़ी देर बाद जब ये यहां पहुंचेगा तो इसकी डायरेक्शन फिर से चेंज हो गई. फिर थोड़ी देर बाद जब ये यहां पहुंचा फिर से डायरेक्शन चेंज हो गई. दैट मींस एट ईच एंड एवरी पॉइंट द मैग्नीट्यूड इज सेम बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट, चेंजिंग. If the magnitude is same and the direction is different, that means we can say that this type of motion is non-uniformly accelerated. Uniformly accelerated नहीं होता. Acceleration एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन को भी देखना पड़ता है. अब ये चीज सर क्यों बता रहे हो? तो इस चीज पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ये छोटी छोटी सी बातों पे. ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज हमें पता होनी चाहिए. सिंपल सीधी सी बात. फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं? अब आगे चलते हैं. लीनियर वेलोसिटी की अगर बात करी जाती है तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सब जानते हैं v इज इक्वल टू dx बाय dt. सिमिलरली अगर लीनियर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो दैट इज dv बाय dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बहुत ही सिंपल सी चीज है, बच्चा बच्चा जानता है ये क्या होता है. हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं. सर्कुलर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं आता. कैसा डिस्प्लेसमेंट आता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है. कैसा आता है? एंगुलर. कैसे आएगा? ये शुरुआत में यहां था, कुछ देर बाद कहां पहुंचा? यहां पर. कितना एंगल सबटेंड किया होगा इसने? थीटा. तो जितना एंगल ये मूव करके सबटेंड करता है एट दी सेंटर, उसी को क्या बोला जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है. सो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कितना है. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा. हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सो एंगुलर
velocity omega will be equal to differentiation of angular displacement with respect to time. अगर वो फॉर्मूला याद है तो ये भी याद हो जाएगा कि नहीं? सिंपल सीधी सी बात है. चलिए, अगर एंगुलर वेलोसिटी पता चल गई तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या दे देगा? एक्सेलरेशन. लेकिन यहां पर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि डिनोट करते हैं हम अल्फा से. और इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? डी ओमेगा बाय डी टी. सिंपल सीधी सी बात, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अगर मैंने यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन लिखा, अब जो यहां पर टेंजेंशियल की वैल्यू लिखी थी, ये किसके बराबर होता है? ए इज इक्वल टू अल्फा आर. ये अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन. और एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम से निकाला जाता है. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं सारी चीजें कनेक्टेड हैं, सारी चीजें याद रहनी चाहिए. अब अपन डिराइव करना शुरू करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को. फटाफट यहां तक बता दीजिए इसे, ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं. मान लेते हैं कि ये डिस्क अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है. मान लेते हैं कितनी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से करती है? ओमेगा इनिशियल, इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से ये गोल गोल वैसे से रोटेट कर रही है. मैंने क्या किया? इस पे टेंजेंशियली एक फोर्स लगाया. ऐसे एक चीज रोटेट कर रही है, मैंने उसको टेंजेंशियली और फोर्स लगा के क्या कर दी? उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया. इतनी इमेजिनेशन होनी चाहिए, इतना सोच में आना चाहिए कि हाँ सर एक चीज रिवॉल्व कर रही है. आप खुद सोचो, आपके पास बचपन में वो टायर वाला गेम होता था. आपने टायर लिया, उस टायर को रोड पे रोल कराना शुरू किया. कैसे? एक स्टिक की हेल्प से. उस स्टिक से जैसे ही आप टेंजेंशियली मारते हैं तो वो टायर और तेज घूमना शुरू कर देता है. सभी ने ये चीज खेली है, अगर नहीं खेली तो टीवी में तो जरूर देखी होगी. ठीक है, तो वो पर्टिकुलर सिस्टम क्या कह रहा है कि आपका टायर जो है वो रोटेट कर रहा है. आपने उसको टेंजेंशियली और जोर से मारा तो वो और जोर से क्या करने लगेगा? रोटेट करने लगेगा. दैट मींस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसकी कितनी? ओमेगा इनिशियल. इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? हम मानते हैं इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गई है ओमेगा फाइनल. माय क्वेश्चन इज, इसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आया, इसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आया तो क्या इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कि नहीं? सोच के बताओ. अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में चेंज आ जाए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है. क्या यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ. देखो शुरुआत में कितना था? ओमेगा इनिशियल, बाद में कितना है? ओमेगा फाइनल. दैट मींस दिस इज टेंजेंशियली एक्सेलरेटेड. और दिख भी रहा है, देखो टेंजेंशियली फोर्स लगाया तो ऑब्वियसली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट होगा. तो टेंजेंशियली फोर्स लगाने की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया, एंड दैट इज चेंजिंग द स्पीड ऑफ दिस पर्टिकुलर रोटेशन. क्लियर है? समझ पा रहे हैं कि नहीं? सही है. अब देखिए ध्यान से, हमने यहां पर टेंजेंशियली फोर्स लगाया जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज करी. नाउ वी कैन से that alpha is equal to d omega by dt. dt को इधर भेजते हैं तो मेरे पास बनेगा d omega is equal to alpha dt. इंटीग्रेट करेंगे इसे, इंटीग्रेट करते हैं. ये लो इंटीग्रेशन. यहां पर वेरिएबल क्या है? d ओमेगा. इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा की कितनी थी? ओमेगा आई. सो ओमेगा आई. फाइनल कितनी है? ओमेगा एफ. ओमेगा एफ किसकी वजह से आया ये चीज? अल्फा एक्सेलरेशन की वजह से. मान लेते हैं जो इनिशियल टाइम होता है वो तो जीरो होता है. टाइम इनिशियली इज जीरो और बाद में कितना है? टी के बराबर है. सो इनिशियल टाइम इज जीरो एंड फाइनल टाइम इज टी. इंटीग्रेट करेंगे तो डी ओमेगा क्या बन जाएगा? ओमेगा के बराबर. लिमिट किसके बराबर रखेंगे यहाँ पर? ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल बराबर अल्फा इंटू टी. लिमिट विल बी जीरो टू टी. चलिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बनेगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी माइनस जीरो. इक्वेशन क्या बन रही है मेरे पास? ओमेगा फाइनल माइनस इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी. क्या ऐसी इक्वेशन पहले भी कभी अपन ने देखी है क्या? कौन बता सकता है ऐसी इक्वेशन हमने पहले कहां देखी है? हु कैन टेल मी? बिल्कुल, यस शोएब.
तो ऐसी सेम इक्वेशन हमने पहले भी देखी है एंड दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। यहाँ क्या है? v फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ये u ओमेगा i क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। t क्या है? टाइम। तो दोनों को कंपेयर करें तो एकदम सेम दिखती है कि नहीं? तो जैसा लीनियर मोशन चलता है एग्जैक्टली सेम एंगुलर मोशन भी चलेगा, सर्कुलर मोशन भी चलेगा। अगर आपको ये वाली इक्वेशन याद है तो यहाँ पर ओमेगा और अल्फा को रिप्लेस करिए और आपके पास ये वाली इक्वेशन फॉर्म हो जाती। ठीक है, तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, फॉर सर्कुलर मोशन। चलिए ऐसे ही अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन। लेट अस सी सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे होगा। देखिए ध्यान से, हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा एक तरफ रहने दो, dt को इस तरफ ले आओ तो ये मेरे पास बनेगा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा dt। नाउ ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं? ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी लिख देते हैं यहाँ पर। सो दिस बिकम इंटीग्रेशन, इस तरफ लिख देंगे थीटा, सो ये बनेगा ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करिए, कहां से कहां तक करेंगे? ध्यान से देखिए, शुरुआत में मान लेते हैं ये इस पोजीशन पे था, थोड़ी देर बाद देखा ये पॉइंट रोटेट करके यहां पर पहुंच गया। ठीक है, ये पॉइंट की बात कर रहा हूं। इनिशियली दिस वाज एट दिस पोजीशन, थोड़ी देर बाद रोटेट करेंगे तो ये ऐसे रोटेशन शो करके यहां तक पहुंचेगा। तो यहां तक पहुंचा तो इसने कितना एंगल सबटेंड किया? तो थीटा, और टी टाइम बाद ये यहां आ चुका है। दैट मींस वी कैन से कि 0 से टी टाइम के अंदर इसने थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर किया। इंटीग्रेट करेंगे तो देखो, इंटीग्रेट करो अलग अलग करके, थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी, दिस इज ओमेगा इनिशियल dt प्लस अल्फा टी dt। सो व्हाट इज दिस? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू अल्फा टी स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर देखा जाए तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किससे रिलेट करती है? s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। s को थीटा से रिलेट किया, वहां पर s क्या था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द इनिशियल वेलोसिटी, टाइम t से डिनोट किया, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। सो आप देख पा रहे हैं कि सारी चीजें सेम है, जैसे हम वहां चलते थे एग्जैक्टली सेम हम यहाँ पर चल रहे हैं, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए ऐसे ही अब थर्ड इक्वेशन को भी डेराइव करते हैं इधर। तो थर्ड इक्वेशन कैसे डेराइव होगी? लेट अस सी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी सी अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। इसमें मैं डी थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं और डी थीटा से ही डिवाइड करता हूं। डी थीटा से मल्टीप्लाई किया, डी थीटा से डिवाइड किया, डी थीटा बाई डी टी क्या बनता है? ओमेगा। सो दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। डी थीटा को यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस बिकम्स अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। कोई दिक्कत? दोनों तरफ करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ थीटा क्या है? वेरिएबल, यहाँ ओमेगा क्या है? वेरिएबल। तो थीटा इनिशियल कितना होगा? 0 होगा, शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं 0। बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो थीटा के बराबर। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? तो ओमेगा इनिशियल थी, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? तो ओमेगा फाइनल है। अब अपन पुट करते हैं इंटीग्रेशन करके, तो ये बनेगा अल्फा थीटा माइनस 0, और यहां क्या बनेगा? ओमेगा डी ओमेगा, तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेट होने के बाद। और जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे, सो दिस बिकम्स ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सर्कुलर मोशन। क्या ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से बिल्कुल सेम दिखती है? तो बिल्कुल सेम दिखती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as।
V VF, U ओमेगा इनिशियल, A अल्फा और S को थीटा से रिप्लेस कर देना है। पूरी की पूरी इक्वेशंस आपने सर्कुलर के लिए डेराइव कर ली। अब अपन ये देखेंगे इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहले ये बताओ यहां तक का डेरिवेशन सबको समझ में आया कि नहीं आया, हैंड रेज करके मुझे बताइए। Question, let us see. The question is saying that if there is one flywheel, एक flywheel है मेरे पास, हम इस क्वेश्चन से सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, देखना ध्यान से। If flywheel, अब flywheel अगर देखा जाए तो आप लोगों ने कभी गाड़ी का बोनट खोल के देखा है? कभी गाड़ी का बोनट खोल के देखो तो वहां पर देखोगे एक पर्टिकुलर एक बेल्ट होती है, और उस बेल्ट को अगर देखोगे तो एक पर्टिकुलर व्हील पे वो ऐसे लिपटी हुई होती है। आपने देखा है ऐसा? ठीक है। और वो बेल्ट ऐसे घूमने लगती है, रोटेट करने लगती है, तो जो वो पर्टिकुलर डिस्क है वहां पर, उसी को क्या बोला जाता है? फ्लाई व्हील ऑफ द कार बोला जाता है। ठीक है, तो आपको समझना है फ्लाई व्हील क्या है। तो ये एक पर्टिकुलर डिस्क है। कहाँ देखा जाता है इसे? गाड़ी के इंजन पे लगा हुआ देखा जाता है। सो फ्लाई व्हील इज अ डिस्क विच इज initially rotating with 5 radian per second angular speed after applying torque जब हमने इस पे टॉर्क को अप्लाई किया, ठीक है, इट्स एंगुलर स्पीड, इट्स स्पीड changes to 20 radian per second in 5 seconds। इसकी स्पीड चेंज कर जाती है 20 रेडियन पर सेकंड में। कितनी देर में? 5 सेकंड के अंदर। मतलब इनिशियल ओमेगा इनिशियल यहां पर कितना दे रखा है? 5 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा फाइनल यहां पर कितना दे रखा है? 20 रेडियन पर सेकंड। टाइम यहां पर कितना दे रखा है? 5 सेकंड। अब यहां से अपन सारी चीजें निकाल सकते हैं। इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, इसका अल्फा भी निकाल सकते हैं, सब चीजें निकाल लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में देखो मैं क्या लिख रहा हूं। इफ मास ऑफ व्हील is 2.5 kg and radius of wheel is 0.2 meter, then calculate number 1। सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। नंबर 2 हम इसमें करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सब चीजें कैलकुलेट करेंगे हम इसमें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नंबर 3 टॉर्क। नंबर 3 हम टॉर्क भी फाइंड करेंगे। और नंबर 4 हम यहां पर फोर्स अप्लाइड भी देखेंगे कि कितना इस पे फोर्स अप्लाई किया गया। अब आइए ध्यान से देखिए, एक एक चीज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन क्वांटिटी लिखते हैं। तो इनिशियली फ्लाई व्हील जो है वो 5 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से रोटेट करता है। सो ओमेगा इनिशियल की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाती है? 5 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा फाइनल यहां पर कितना हो जाता है? तो 20 रेडियन पर सेकंड। टाइम यहां पर कितना है? तो 5 सेकंड का टाइम है। कौन सी इक्वेशन लगाऊं एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए? फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं। हम जानते हैं कौन सी इक्वेशन है। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। आइए यहां पर पुट करेंगे वैल्यू। फाइनल ओमेगा कितना है? तो 20 इज इक्वल टू इनिशियल ओमेगा कितना है? 5 प्लस अल्फा निकालना है, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। कितनी वैल्यू आएगी? दिस इज 15 डिवाइडेड बाय 5। अल्फा की वैल्यू आ गई 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो आप समझ पा रहे हैं कि जैसे सवाल हम काइनेमेटिक्स में किया करते थे, एग्जैक्ट सेम सवाल हम यहाँ पर रोटेशन के साथ कर रहे हैं। लैंग्वेज चेंज है, यूनिट रेडियन पर सेकंड है, वहां मीटर पर सेकंड होती थी।
एक्सेलरेशन की यूनिट वहां मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती थी, यहाँ रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्ट सेम सवाल है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए? ओमेगा टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा इनिशियल कितना है 5, सो पुट 5 इंटू टी की जगह भी 5 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 25 कर दें पुट। आंसर कितना आ रहा है? दिस बिकम्स 25 and this becomes 75 by 2, so this becomes 75 by 2, yes or no? पुट करेंगे दिस बिकम्स 50, 50 इसमें ऐड करेंगे तो दिस बिकम्स 125 by 2। क्लियर है? बिल्कुल सही, दिस बिकम्स 125 by 2 एंड दिस बिकम्स 62.5 रेडियन। तो 62.5 रेडियन मेरे पास यहां पर आंसर निकल के आता है इसके रोटेशन का, इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो एग्जैक्ट सेम सवाल है कि नहीं? ठीक है, लॉजिक हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब देखिए पहले दो पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिया, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब क्या निकालना है? टॉर्क। और नेक्स्ट क्या निकालना है? फोर्स अप्लाइड। अब ध्यान से देखना, अब रोटेशन से कनेक्ट करेंगे हम इसे। कैसे रोटेशन से कनेक्ट करते हैं देखिए। अल्फा की वैल्यू रहने देता हूं यहां पर और थीटा को भी हटा देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए, वी नो दैट ये मेरे पास डिस्क थी, इस डिस्क को देखा जाए तो ये अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? रोटेशन शो कर रही है। इस पे टेंजेंशियली फोर्स लगाया गया, जिस फोर्स की वजह से इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर गई। हम जानते हैं टॉर्क क्या होता है, तो टाउ बराबर या तो आर क्रॉस एफ, या तो इसको लिख सकते हैं आई अल्फा के बराबर। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट रोटेटिंग अबाउट द सेंट्रल एक्सिस कितना होता है? कौन बता सकता है? हैंड रेज करके बताइए मुझे, बहुत बार अब ऐसा देख चुके हैं। मुझे टॉर्क निकालना है तो अल्फा तो पता है कितना है, 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आई कैसे निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्क अबाउट द सेंट्रल एक्सिस कितना होगा? सिंपल सी बात, हम जानते हैं इसके अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। याद रखनी है ये वैल्यूज। हम इसको यहां पर पुट करेंगे तो टाउ की वैल्यू बनेगी एम आर स्क्वायर, मास कितना 2.5, सो 2.5 इंटू आर स्क्वायर कितना है? रेडियस कितना है 0.2, तो इसको कर देंगे 0.2 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2, तो 0.2 का स्क्वायर किया ये बना 0.04। ये तो बना क्या क्या बना मेरे पास? दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा? अल्फा कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 3, अभी कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले। अब इसको सॉल्व करते हैं तो दिस बिकम्स, देखो यहां पर ये नीचे आया तो 100, ठीक है, और एक यहां से पॉइंट हटेगा तो ये 10 भी आ जाएगा। इसको इससे काटा तो ये बना 2, इसको इससे काटा तो ये बनेगा 4, फिर इससे काटेंगे तो ये बनेगा 2। यस और नो? एंड जैसे ही मैं इसको डिवाइड करता हूं तो दिस बिकम्स 1.5 डिवाइड बाय 10, और इसको मैं लिख सकता हूं 0.15 न्यूटन मीटर। नाउ यू कैन सी कि किस तरीके से हमने अप्रोच रखी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। याद क्या होना चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि पहली क्लास से रोटेशन के बार बार आपके सामने चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला है कि रोटेशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलों को याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हमारे पास टॉर्क निकल गया, ये लो टॉर्क निकल गया, तो फोर्स निकालना तो बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? टाउ बराबर एफ इंटू आर, एफ बराबर टाउ अपॉन आर। टाउ कितना? 0.15, और रेडियस कितना? 0.2। ये पॉइंट हटा तो यहां पर डिवाइडेड बाय 10 आ गया। सही है कि नहीं? इसको सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स 7.5 डिवाइडेड बाय 10, सो दिस बिकम्स 0.75। आया कि नहीं आया? क्लियर है? फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं? हमने फोर्स भी निकाला है, टॉर्क भी निकाला है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फास्ट रेज हैंड्स एवरीवन। एंड दिस क्वेश्चन,
चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे टॉर्क हो, चाहे फोर्स हो। 4 अलग अलग क्वेश्चन जो आपके नीट के एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, आपको ये चारों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा सा टॉपिक है, कितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन उससे कितने सवाल बन सकते हैं, यू कैन सी नाउ। और ये टॉपिक हमारा रोटेशन का फाइनल टॉपिक था, जो जिसमें अपन ने सर्कुलर को और रोटेशन को कनेक्ट कर दिया। पिछली क्लास में हमने रोटलिंग मोशन को पूरा पढ़ लिया था। यहाँ पर आपका चैप्टर होता है खत्म। कल से अपन करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आप करना शुरू कर दीजिए, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, यू कैन डू दी एनसीईआरटी क्वेश्चंस नाउ। इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट्स तो हैंड रेज करके बता दो मुझे।